हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। मैं हूं श्रेया, आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं एंटायर सैंपल क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि हमने फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, डूज एंड डोंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी भी स्टार्ट कर दिया था। इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर जाकर देखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। सो सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया था, बी हमारा कंटिन्यू चल रहा था। बी में क्या है, ओवरऑल आपको 24 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है और उसमें से कोई भी 20 आपने अटेम्प्ट करने हैं। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। ये है असर्शन रीजनिंग बेस्ड। सो दोबारा आपको याद दिला दूं, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ द 24 गिवन इन द सेक्शन बी। सो असर्शन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती ही हैं पीस को मेंटेन करने में, तो असर्शन तो एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपको रीजन गिवन है, countries have conflicts and differences with each other। अब अगर आप रीजन देखो तो रीजन भी सही है कि आपस में कंट्रीज के बीच में जो है कंफ्लिक्ट होते ही होते हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं विद ईच अदर, भले ही वो साथ में रहते हो। सो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। अब आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, या फिर ए एंड आर both are correct but R is not the correct explanation for A, या फिर assertion is incorrect और reason is correct। तो दोनों तो correct है, तो C और D तो आप यहीं पे eliminate कर सकते हो। ठीक है, अब बचे आपके पास दो, क्योंकि दोनों correct है और इसमें एक correct बोला था और दूसरा false बोला था। अब आपको चूज करना है क्या ये correct explanation है assertion का। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसके बाद आप because लगा के चेक करो। As international organizations play a very important role in maintaining peace। international organization का एक बहुत important role है because countries have conflicts and differences with each other। अब इसका जो मार्किंग स्कीम में सीबीएसई के आपके आंसर प्रोवाइडेड है वो आपको गिवन है यहाँ पे बी, यानी कि बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप चेक करो, अकॉर्डिंग टू बुक भी अगर आप चेक करो, तो ये असर्शन और रीजन दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है ही, और बाकी रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो अकॉर्डिंग टू मी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप अपनी कंसर्न टीचर से डेफिनेटली एक बार कंसल्ट कर ले और चेक करें कि इसका आंसर ए करेक्ट है कि रीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑल्दो आपकी मार्किंग स्कीम में बी गिवन है। 42 पे आते हैं, असर्शन है ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन हैव वन वोट, हाउएवर परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर। तो ये ट्रू है कि सभी यूएन के जो मेंबर्स हैं उनके पास वोट होता है, और जो उसमें परमानेंट मेंबर्स है दे कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर टू। रीजन गिवन है, द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको बताना है कि इसमें क्या करेक्ट है, ए बी सी या डी। ए में सेम आपको असर्शन रीजन में सेम होते हैं, लाइक असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए में ए इज इनकरेक्ट एंड डी में बोला गया है आपको रीजन इज करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे असर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है और रीजन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज the developing world consists of countries at many different levels of development। अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप बीच में बिकॉज लगा लो और फिर मैच करो। एज ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन हैव वन वोट, हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन नेगेटिव मैनर बिकॉज द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सो एंड सो। तो ये बिल्कुल मिसमैच है, यानी कि ये रीजन असर्शन का कहीं से भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑल्दो इंडिविजुअली ये दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। All right, that both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation for assertion. So similarly, 42 का भी यहाँ पे आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 43rd पे, assertion the Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well। ऐसा हुआ था। आगे इसका reason given है, the Soviet system was based on ideology of socialism। So जो first statement है हमारा assertion, सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट बोला है द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या इसी वजह से स्टैग्नेंस आया था?
क्या इस वजह से स्टैग्नेटिज्म आया था एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में? तो नहीं, ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल्दो असर्शन और रीजन इंडिविजुअली दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाता है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो इस तरह से हमें बहुत ध्यान देके अटेम्प्ट करने हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सो 43rd का आंसर हो जाता है बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, चूज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट। ऑलराइट, incorrect argument or arguments as far as India's claim to permanent seat in the Security Council is connected। अब as far as इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप यूएन में कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा है, एक है या फिर एक से ज्यादा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज मेड financial contribution to the UN and always faltered on its payment। Second है, India has emerged as an economic power on the world stage। India has participated in the virtually all the initiatives of the United Nations। India's role in the UN peacekeeping force is a long and substantial one। अब ABCD only one is correct, 2 and 3 2, 3, 4 या फिर ऑल आर इनकरेक्ट आपको बताना है। अब इनमें से आपको चूज करना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इंडिया हैज मेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएन, यहाँ तक, एंड ऑलवेज फॉल्टर्ड इन इट्स पेमेंट। अब आप देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। फर्स्ट हाफ में तो ये बोल रहा है कि इंडिया ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है यूएन में, एंड सेकेंड हाफ में वो बोल रहा है ऑलवेज फॉल्टर्ड। अगर करा है तो फिर फॉल्टी कैसे हो सकता है पेमेंट? तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, हमें फर्स्ट ही लग गया यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिक पार्ट, करेक्ट है। इंडिया हैज हैड पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव्स टेकन बाय यूएन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडियाज रोल इन द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस इज लॉन्ग एंड सस्टेन्ड वन। तो हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में मिल गया था कि ये इनकरेक्ट है, लेकिन हमें सभी चेक करने होते हैं, कभी भी हमें जंप नहीं करना है अपने आंसर पे। अब हमें देखना है फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ए में ही बोला हुआ है, ए हो जाता है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। 44 का आंसर है ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था कौन सा है उनमें से। नेक्स्ट आ जाते हैं, असर्शन है नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपने आप में स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन गिवन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्या जो चीफ मिनिस्टर है वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग के? तो रीजन यहाँ पे गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। सो यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो रॉन्ग है, जबकि असर्शन करेक्ट है। सो बोथ यहाँ पे हमारा हो जाता है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो 45 का आंसर हो जाता है हमारा सी यहाँ पर करेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किन किन इश्यूज पे हेल्प करती है, वर्क करती है, आपको बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, टू एस्टैब्लिश बेटर लिविंग कंडीशन इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्या सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पीस एस्टैब्लिश करा जाएगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट है, इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर। इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर को वर्क करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली वर्क करती है, तो बी भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सी भी यहाँ करेक्ट हो जाता है। डी है, टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, तो इस पर भी वर्क करती है। अब ए नहीं है, बी सी डी हमें तीनों ही सही लग रहे हैं, तो ए ऑप्शन में हमें ए गिवन है, ये हमारा आंसर नहीं है। बी में भी ए गिवन है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और सी में भी ए गिवन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और डी में ए नहीं गिवन है, लेकिन अब आप बोलोगे मैम डी भी तो नहीं गिवन है। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, हमें नियरेस्ट टू पॉसिबल हमारा आंसर फाइंड आउट करना होता है, तो ए नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। बाकी बी और सी तो करेक्ट है ही, ऑल्दो यहाँ पे डी मिसिंग है, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे 46 का डी, यानी कि बी एंड सी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी यानी कि बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट आंसर गिवन है। नेक्स्ट पे आते हैं, दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ था आपको बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग वाज रियलाइज्ड। क्या पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट रियलाइज हुआ था? ये नेगेटिव इम्पैक्ट था? नहीं, ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वाज एक्सेप्टेड।
a principle of variation on the linguistic mode was accepted, तो ये भी true है. Next है, a uniform basis was found for the demarcation of the state, linguistic basis पे, ये भी correct हो जाता है. Next है, the movement started in many areas of the country demanding the formation of small separate states. अब बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए कि सबको डिवीजन चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मोड. तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली था, क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे ऑल ओवर द कंट्री. सो 47 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48. ड्यूरिंग द नेहरू एरा, व्हाई डिड सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by US? बहुत से लोग ऐसा क्यों बिलीव करते थे कि इंडिया को ज्यादा और फॉर्मल, ज्यादा और फ्रेंडली रिलेशंस बनाने चाहिए बाय द यूएस लेड ब्लॉक. सो रीजन है बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म. या इस वजह से. सेकेंड, द यूएस ऑलवेज फेवर्ड इंडिया. तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस ऑलवेज फेवर्ड इंडिया. नेक्स्ट है, द यूएस सपोर्टेड इंडिया इन ऑल इट्स पॉलिसीज. या यूएस हमेशा इंडिया को पॉलिसीज में, हर पॉलिसी में सपोर्ट करता था. नेक्स्ट है, द यूएस वाज वेरी क्लोज टू इंडिया. तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या आता है हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर, बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म. तो हमने ये ए कैसे चूज करा, क्योंकि बी यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, सी भी इनअप्रोप्रिएट हमने कर लिया, एंड डी भी. तो अब बचा क्या हमारे पास, ए. तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर हमें मिल गया 48 का ए. 49 पे आ जाते हैं. सेक्शन सी यहाँ पे गिवन है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन. अब ऑल ओवर आपको यहाँ पे सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन गिवन है, आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 2 आप अपनी मर्जी से यहाँ पे छोड़ सकते हो. स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब इस पिक्चर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं. यहाँ पे नेहरू दिखाए गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी क्राउड दिखाई गई है और वो किसी चीज का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वो किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं. So choose the first state to be created on the linguistic demand after the independence. Independence के बाद पहला स्टेट कौन सा था जो कि लिंग्विस्टिक डिमांड पर बनाया गया था? क्या वो गुजरात था, आंध्र प्रदेश था, असम था या फिर राजस्थान था? आपसे यहाँ पर पूछा गया है. तो कौन सा था वो पहला स्टेट जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले लिंग्विस्टिक डिमांड पर बनाया गया था? अब आप यहाँ पे श्री राम अलू को याद कीजिए, जिन्होंने कि इस पर एक स्ट्राइक भी करी थी, हंगर स्ट्राइक करी थी उन्होंने. तो उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे सबसे पहले कौन सा स्टेट बनाने को बोला था? वो था आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन द लिंग्विस्टिक मोड. सो बी आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट पे आ जाएंगे. दिस क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हु हैव अ लिमिटेड विजन. व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? अब कब अपॉइंट करा गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? इट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स. क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए उनके लिए क्वेश्चन गिवन है. सो 1956, 1954, 1958 या फिर 1953 कौन सा था वो ईयर, यहाँ पर आपको बताना है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1953, बिकॉज इन 1953 the central government appoint the state reorganization commission. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये फैक्ट है that it was the year 1953. so यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब आप देख रहे हो कितने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. सेकंड आ गया. अब ये पिक्चर आपके सामने गिवन है. सबसे पहले यहाँ पे लीव्स गिवन है. ऑलराइट, ये पीस को सिग्निफाई करती है. बीच में ग्लोब है जिसमें कि एंटायर वर्ल्ड दिख रहा है. तो ये दो चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. सो व्हाट डज दिस लोगो सिंबलाइज? आपसे पूछा गया ये लोगो क्या सिंबलाइज करता है? ग्लोबल प्रोग्रेस, वर्ल्ड पीस, इक्विटी इन द वर्ल्ड या फिर हार्मनी अमंग द वर्ल्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है वर्ल्ड और ये है पीस. सो इट सिग्निफाइज वर्ल्ड पीस. सो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि वर्ल्ड पीस. आगे देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स. द यूनाइटेड नेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय कितने स्टेट्स आपको बताना है? 61, 51 या 71 या फिर 81. सो यूएन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय हाउ मेनी स्टेट्स? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 51 स्टेट्स. बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है द बिकॉज 51 स्टेट्स साइन जब किया था यूएन चार्टर, इट वाज क्रिएटेड. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं. स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. अब यहाँ पे ये गिवन है, आपको पिक्चर स्टडी करनी है और उस पे बेस्ड आपको
क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैन है, वो क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है यूएस को, यूएस का डोमिनेंस ऑन यूएन। अब ये लीव्स मैंने आपको बताया था, ये पीस दिखाती है, पीस आप देख रहे हो कहाँ को जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक हैंड दिखा रहा है जो कि अपर साइड, जो कि ज्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप ये इसकी स्पाइक्स देख रहे हो, इसका मतलब इट सिग्निफाइज वॉर। ऑलराइट, द मैसेज दैट दिस पिक्चर गिव्स इज डैश। अब आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या मैसेज है। डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे आपको डीन्यूक्लियराइजेशन दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ए को तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। आगे आ जाओ, यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है बिलीव इन पीस एंड मूविंग, तो बिलीव इन पीस, पीस को तो डाउन मूवमेंट दिखा रखा है ना, तो आप ये भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है कोलोनियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट टू बी अप्रिशिएटेड, ये भी नहीं, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें लग रहा है बी, यानी कि ये पार्ट दर्शा रहा है हमें यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड। इसके एनफोर्समेंट से, इसकी पावर से आप पीस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो बाय हार्श मेजर्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा बी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन द यूएन, ओके दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स अगेन, क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे एक नॉन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडर्ड, चूज द इनकरेक्ट रीजन फॉर द सेम। अब यहाँ पे देखो आप, इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑलराइट, द यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी, the US has many nationals in the UN bureaucracy, US is the largest contributor to the UN, या फिर US was the least powerful country when the UN came into being। तो इनकरेक्ट आपको कौन सा लगा? UN is physically located in US, करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। US has many nations in the UN bureaucracy, करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। US is largest contributor to UN, करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना है ना, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। तो एब्सोल्युटली डी हमारा आंसर है यहाँ पे। The US was the least powerful, क्या US least powerful था? एब्सोल्युटली नो, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था यहाँ पे। सो आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा डी। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है read the given passage carefully and answer the question that follow। अब आपको नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कैसा दिया गया है, एक पैराग्राफ गिवन है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस हैं। So, thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Now, such a division was definitely not only very painful, but it was very difficult too. अब क्या decide हुआ था? That areas where Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan and rest were to remain with India. अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 52, why did the partition of India in 1947 prove to be very painful? अब ये पार्टीशन इतना पेनफुल क्यों था 1947 वाला, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, आपसे पूछा गया है। डायरेक्टली इसका आंसर पैराग्राफ में नहीं गिवन है, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर यहाँ से पता लगा सकते हो। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। द जनरल पब्लिक वाज इन फेवर ऑफ द पार्टीशन, क्या जनरल पीपल, जनरल पब्लिक चाहती थी पार्टीशन को? डेफिनेटली नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैंडल्ड इट प्रॉपर्ली, क्या ये जो डिवीजन था ये अच्छे से प्रॉपर्ली हैंडल हो पाया था? तो ये प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो पाया था, काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी लोगों को। नेक्स्ट है पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड नेक्स्ट है इट वाज द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। तो जो डिवीजन था ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था, आपको पता है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है। इट वाज द लार्जेस्ट, the most abrupt and unplanned tragic transfer of the population। ये डिवीजन इसलिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। तो 52 का आंसर हो जाता है डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम आगे। What major difficulty या difficulties arose in the way of partition? अब पार्टीशन के वे में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज या डिफिकल्टीज क्या थी? There was no single belt of Muslim majority area in the British India। क्या जो मुस्लिम्स थे वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थे? तो नहीं थे, वो ऑल ओवर द इंडिया थे, तो इसलिए देयर वाज नो सिंगल बेल्ट। आप सिंगल बेल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान। जो सब मुस्लिम्स इंडिया में रहते थे वो सब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे या पाकिस्तान के बनने में फेवर नहीं करते थे, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। अब
सी में बोला गया है नाइदर ए एंड बी, तो ये तो दोनों ही करेक्ट है, सी हमारा आंसर नहीं है। और डी में बोला है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो यस बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 53 का हो जाता है डी। ऑलराइट, दैट बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम आगे। व्हाट वुड हैव बीन इंडियाज पोजीशन, इंडिया की पोजीशन क्या होती इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में हैड देयर बीन नो पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर कभी इंडिया का पार्टीशन हुआ ही नहीं होता तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की पोजीशन क्या होती, ये पूछा गया है। फर्स्ट है स्टेटमेंट, इंडिया वुड हैव बीन अ मच लार्जर नेशन इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एरिया। अब नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ होता, पार्टीशन नहीं होता तो टेरिटोरियल एरिया हमारे पास बढ़ा हुआ होता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो। अब जब हमारे पास ज्यादा एरिया होता, हमारे टेरिटोरियल एरिया ज्यादा होता, तो डेफिनेटली इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर इम्पोर्टेंट, अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो। सो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ऑब्वियसली बोथ करेक्ट है या बोथ इनकरेक्ट है, तो बोथ इनकरेक्ट तो नहीं है, और सिंगल ए भी करेक्ट नहीं है और बी भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 54 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो 54 का आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, व्हाट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बनने के पीछे क्या सारे फैक्टर्स थे दैट लेड टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन, क्वेश्चन में पूछा गया है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, यहाँ पूछा गया है इनमें से इनकरेक्ट क्या है, यानी कि क्या सही नहीं है। Which is incorrect statement as the reason for this particular question that led to the decision for the creation of Pakistan. सबसे पहले बोला गया है पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, तो क्या पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ये रीजन नहीं था, तो ये रीजन था, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, तो ऐसा भी था। नेक्स्ट है रोल प्लेड बाय ब्रिटिश, तो ये भी था। एंड नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये भी ट्रू है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था। अब हमें यहाँ पे सभी ट्रू लग रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अब सीबीएसई मार्किंग स्कीम में आपको आंसर दिया गया है बी, यानी कि सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s। बोला गया है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से कंसल्ट करोगे तो उसमें जो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ये स्पेशली मेंशन करे हुए हैं विद कंटेक्स्ट टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से ए बी सी तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन डी वहां पर मेंशन नहीं है। दैट फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 55 का आंसर होना चाहिए डी, जबकि सीबीएसई ने बोला है बी। आप डेफिनेटली एक बार अपनी कंसर्न टीचर्स से कंसल्ट कर लेंगे, और बाकी आप एनसीईआरटी में खोलकर अगर चेक करोगे तो आप वहां पर भी देखोगे ये तीनों पॉइंट्स, दैट पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s एंड द रोल प्लेड बाय ब्रिटिश, कौन सा डिवाइड एंड रूल वाला, ये तीनों ही ट्रू है। क्योंकि ये तीनों ट्रू है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए डी यहाँ पे आंसर करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज। अब एक और पैसेज गिवन है और इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके एडिशनल मटेरियल से लिया गया है जो कि आपको प्रोवाइडेड है एज इट इज, पूरा पैराग्राफ आपको दे दिया गया है। बेस्ड ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, और जिसका मेन पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज। इट इज ऑल रिलेटेड टू द न्यूक्लियर ट्रीटीज रिलेटेड टू सीटीबीटी एंड एनपीटी। ऑलराइट, अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले 56 क्वेश्चन, Why was the policy of no first use reviewed and changed? अब सबसे पहले ये पॉलिसी बनी थी of no first use और बाद में ये चेंज हुई थी, तो ऐसा क्यों किया गया था, पूछा है। इंडिया इज नॉट अ पीस ओरिएंटेड नेशन एनीमोर, क्या इसलिए ये ऐसा चूज करा गया था कि इट कैन बी रिव्यूड? डेफिनेटली नो, इंडिया इज अ पीस लविंग नेशन। नेक्स्ट है इंडिया वांट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो डेफिनेटली इंडिया चाहता तो है परमानेंट मेंबर बनना, लेकिन इस वजह से इस पॉलिसी के रिन्यूएशन का कोई लिंक नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 56 का सी पूछा है, इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, तो डेफिनेटली सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिकॉज
ये पॉलिसी में चेंज क्यों लाया गया था? दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज बिकॉज इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। मेन इंपॉर्टेंस इन्हीं दोनों चीजों की है रिगार्डिंग द रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो सी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है 56 का सी, और डी भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि ए और बी तो पहले हमने एलिमिनेट कर दिए। तो 56 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया वांट्स टू एंश्योर इट्स प्लेस इन व्हाट? पूछा गया है कि इंडिया अपनी प्लेस को कहाँ पे एंश्योर करना चाहता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो हाँ जी, करना चाहता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम? हमें सबको पता है इसका आंसर क्या है। यूएनएससी में इंडिया अपनी परमानेंट प्लेस सिक्योर करना चाहता है। 57 का आंसर हो जाता है ए। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। 58 अटेम्प्ट करेंगे। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सीटीबीटी? मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था नीचे। सीटीबीटी एंड एनपीटी था। एनपीटी क्या था? एनपीटी था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कुछ ट्रीटीज साइन हुई थी, आपको याद है, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। अब यहाँ पे पूछा गया है सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? क्या ये कॉम्पैक्ट टेस्ट बैंड ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग बैंड ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, या फिर कॉम्पैक्ट टेस्टिंग बैंड ट्रीटी है? तो सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी अच्छे से डिस्कस करा है। 58 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, और एक एनपीटी गिवन था, वो भी मैंने आपको बता दिया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ऑलराइट, 58 का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे सी। 59 पे आएंगे। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिटेरिएट्स इट्स रिजॉल्व्स इन व्हाट? आपको बताना है इन एस्टैब्लिशिंग इट्स रीजनल सुप्रीमेसी। क्या इसलिए बिकॉज हम अपनी रीजनल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? तो नहीं, ये इसलिए तो नहीं है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश इट एज द गार्जियन ऑफ सार्क। या इसलिए क्योंकि हम अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज द गार्जियन ऑफ सार्क? तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस, या फिर एंगेज इन हॉस्टिलिटीज विद अदर्स। तो एंगेज इन हॉस्टिलिटीज विद अदर भी नहीं है। अब जब ए, बी एंड डी आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो देखते हैं क्या सी करेक्ट आंसर है। दैट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिटेरिएट्स इट्स रिजॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस। तो हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। 59 का करेक्ट आंसर हमें मिल गया इस तरह से, 59 का सी। ऑलराइट, इन एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस, इसी के लिए तो वर्क करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इज ड्रिवन बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब दोबारा से देखो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, आपने आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से बहुत सारे ट्विस्ट आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में ही गिवन होंगे, आपको उन्हें मिस नहीं करना है। इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है, फॉल्स है, आपको ये बताना है। नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये तो करेक्ट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अलायंस बिल्डिंग और नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट तो डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया फॉरेन पॉलिसी से, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमारे पास बचा सी, यानी कि अलायंस बिल्डिंग। So this is our answer, which is the incorrect statement regarding the India's foreign policy driven by a wide range of factors। और इनमें से कौन सा incorrect था, हमें मिल गया 60 का C यहाँ पे correct answer, that is alliance building। So with this we have covered the entire sample question paper of political science। I hope ये session आप लोगों के लिए useful रहा होगा। Still, if you have any doubts, any queries, you can ask me in the comment section below। By LearnKaro Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You can also attend live tests, quizzes and assignments। Definitely download कीजिए हमारा official app LearnKaro the live learning app, and you may also join us on Telegram। दोनों की link description box में provided है। Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session। Till that time, take care, keep studying, all the best, bye bye।